हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट के चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने वाला हूँ बच्चों। आपका यहाँ पर मैंने विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर दी बच्चों। हम चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे विथ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर इस टाइप से आप पढ़ते हो तो गारंटी बोल रहा हूँ आप 75 में से 75 लेके आओगे। ठीक है, हम 2023 बोर्ड का लक्ष्य रख रहे हैं बच्चों 90%। आपका लक्ष्य होना चाहिए 90%। कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा नोट्स सारा पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको जो भी बता रहा हूँ आपको भी नोट्स बनाना है साथ में। ठीक है, यहाँ पर हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। जो क्वेश्चन बताऊंगा उन क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है बच्चों, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आपको याद रख लेना है। ग्लूकोज का सूत्र याद रख लेना, C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर बन रहा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो क्या है आंसर इसका, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं पीछे। ठीक है, जैसे कि बर्फ का जल में परिवर्तित होना क्या है बच्चों, एक रासायनिक अभिक्रिया। ये आपका क्वेश्चन बन गया बच्चों। आपका रिक्त स्थान में भी आ सकता है कि बर्फ का जल में परिवर्तित हो रहा कौन सा है, इसका उदाहरण कौन सा है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो बर्फ प्लस ऊष्मा मिलके फिर जल बन जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका सही आंसर है देखो, श्वसन क्रिया के दौरान अंदर ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन के जटिल अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए आपके, ये क्या होते हैं ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। विघटित मतलब टूट जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इनके टुकड़े हो जाते हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीकृत होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होती है बच्चों, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है। इस कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये समीकरण आपको याद रख लेनी बहुत ईजी है। ये समीकरण हर आपकी अभिक्रिया में काम आने वाले बच्चों, तो ये समीकरण आपको अच्छे से रट लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, उपापचयन से। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर इधर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से देखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिसमें या फिर जिनमें एक अभिकारक का क्या होता है, उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती। अब बच्चे उपचयन और अपचयन क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पर उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, वहाँ होता है उपचयन। और अपचयन में होता है ऑक्सीजन में जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर आपका उपचयन कहलाता है। आप उदाहरण से अच्छे से समझ जाओगे बच्चों। देखो उदाहरण देख लो इसका। ठीक है, देखो यहाँ पर CuO प्लस H2, यहाँ पर इसको मिला के बन रहा है Cu प्लस H2। अब देखो यहाँ पर क्या था बच्चों, CuO था और यहाँ पर क्या बना Cu। यहाँ पर O की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो कमी को हम क्या बोल रहे थे बच्चों, अपचयन। तो इसको हमने मिला दिया, अपचयन हो गया। अब यहाँ पर क्या था बच्चों H2 और यहाँ पर बना H2O यानी कि O आ गया, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन अलग से बैठ गया, तो इसका हो जाएगा बच्चों उपचयन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपका। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से पढ़ा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका निम्न को आपको समझाना बच्चों, संचारण और विकृत गंधिका। विकृत गंधिका तो बहुत सारे बच्चों के अभी सेट ए सेट बी में आया था, त्रैमासिक में आया था। ठीक है, तो पहले संचारण पढ़ लेते हैं। देखो, जब लोहे या लोहे जैसी पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल या फिर आर्द्रता यानी कि नमी आदि के संपर्क में आती हैं तब वे संचारित होती है। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे बच्चों संचारण कहते हैं इसको। उदाहरण आपको पता ही होगा, लोहे पर जंग लगना बच्चों। ठीक है, इसका उदाहरण आपको पता ही होगा, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, फिर आती है विकृत गंधिका। ये क्या होती है बच्चों, देखो जब वसायुक्त अथवा
तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है या फिर रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध बदल जाता है। ठीक है, तो अपचयित होने पर तेल एवं वसा क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। यही आपका विकृत गंधी का होता है। उदाहरण के लिए जैसे नमकीन हो गया, ठीक है, जैसे आपकी सेव हो गई, सेव को आप ज़्यादा टाइम तक रखोगे, खुली छोड़ दोगे तो वो नमी के संपर्क में आके बच्चों खराब हो जाती है। ठीक है, उसकी गंध ही बदल जाती है। ठीक है, आपके चिप्स हो गए आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के सोडियम को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका सटीक आंसर है बच्चों, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करता है बच्चों। ठीक है, सीधा सिंपल इसका मतलब है सोडियम को हम इसलिए नहीं रख सकते खुले में क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बच्चों आग उत्पन्न कर लेती है। और बच्चों आग उत्पन्न करेगी तो वो तो खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इसको हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं बच्चों। ठीक है, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो क्या है ये, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है यानी कि अलग से कोई अभिक्रिया बन रही है आपकी। देखो यहाँ पर उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, देखो BaCl2 प्लस K2SO4 यानी कि ये आपका बेरिलियम क्लोराइड है, ये आपका पोटेशियम सल्फेट है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाकर बनेगा आपका बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, ये वाला इससे मिल गया। ठीक है, और क्या बचा आपके पास बचा पोटेशियम क्लोराइड बचा, तो ये बन जाएगा KCl 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड यहाँ बन गया, अवक्षेप यहाँ पर आपका बन गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों, संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्या होता है बच्चों, श्रेय होता है। श्रेय का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे वो खत्म होने वाली होती है, उसको हम बोलते हैं श्रेय हो गया। ठीक है, उसे श्रेय से बचाने के लिए उस पर हम पेंट किया जाता है, बस इतना सा आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को आपको समझाना है या फिर वो एग्जाम में पूछ सकता है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको अंतर बताना है। तो अंतर में क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों की आपको अच्छे से परिभाषा याद कर लेनी है और एक एक उदाहरण आपको इसका आना चाहिए। ठीक है, तो आइए विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। जब कोई एक तत्व, समझना इसको, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, आगे समझ में। ठीक है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप यहाँ से अच्छे से समझ जाओगे एग्जाम्पल में, यहाँ पर आपका Zn है प्लस CuSO4 है। अब ठीक है, अब CuSO4 के साथ SO4 था आपके पास, तो ये कहाँ चल के आ गया, Zn के साथ मिल गया बच्चों, तो ZnSO4 हो गया प्लस Cu, यानी कि इस तत्व ने क्या किया, इस तत्व के यौगिक को विस्थापित कर दिया, अपने पास में बुला लिया। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये और अच्छे से समझोगे आप। देखो, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, बहुत ही ईजी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बहुत ईजी है, देखो उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर है आपका BlCl2 प्लस Na2SO4, आपको कुछ भी नहीं करना है, Bl को SO4 के साथ जोड़ दो और Cl को Na के साथ जोड़ दो, तो ये बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये आपस में आदान प्रदान हो गए, इधर का उधर हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, लास्ट इसमें लास्ट हो जाता है बच्चों। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसको स्पष्ट आपको करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है तो जो लोहा होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को गायब कर देता है। ठीक है, सल्फेट के साथ जो कॉपर था ना, उसको लोहा अपनी तरफ खींच लेता है और लोहे को सल्फेट बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया, जो कि हरे रंग का होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। यहाँ उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, मैंने क्या बोला था, जो लोहा था ये क्या करेगा, इस सल्फेट को अपने पास बुला लेगा, यानी कि FeSO4 हो गया,
और जो बचा है वो बेचारा कॉपर अकेला यहाँ पर रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉप 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए बच्चों। गारंटी बोल रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट में 10 से आपको 11 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर फर्स्ट से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 3 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से आपका बनने वाला है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।